अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले एक स्पेसिफिक इसका ड्रॉ कर लेना है इसी तरह कि पहले आपका कंपनी नेम आ जाएगा, देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और लास्ट पे आपका फॉर द ईयर एंडेड जो भी आपके पास दिया होगा। उसके बाद आपने पार्टिकुलर लिख लेना और अमाउंट दोनों पे ऐसे लिख लेनी है डॉलर साइन के साथ, जो भी जिस जिस भी करेंसी के अंदर दिया होगा अमाउंट आपने एज इट इज़ लिख लेना। तो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास तीन किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और लास्ट पे हमारे पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको जस्ट ये याद रखना है कि कौन सी एक्टिविटी में क्या चीज़ आएगी। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पहले, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आपके नॉन कैश एक्सपेंस और आपके जो करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज ये यहाँ पे आपके इनकर होंगे, ठीक है। और जो आपके हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट या फिर जिसको हम नॉन करंट एसेट भी कहते हैं उसकी इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। और जो लास्ट पे हमारे पास है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कोई भी हमारा गेन, कोई भी हमारे पास जो कैपिटल होता है, ओनर इक्विटी होती है, रिटेन अर्निंग होती है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें फाइनेंसिंग हमने की और उससे हमें पैसे आए हों, वो हमारा फाइनेंसिंग में जाता है। फाइनेंसिंग में हमारे पास हम लोन ले सकते हैं, जब लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं। जब हम शेयर्स इशू करते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक होता है वो हम, कॉमन स्टॉक वो हम उससे भी हमें पैसे आते हैं। रिटेन अर्निंग्स भी हमारे जो है इसके अंदर ही आएगी, जो कि हमारी है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसका छोटा सा ये ओवरव्यू है कि आपने क्या क्या कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम ऐड करते हैं सबसे पहले हम या नेट इनकम अगर हमारे पास गिवन है तो नेट इनकम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर नेट लॉस हो रहा हुआ तो हम उसमें नेट लॉस लिखते हैं। तो हमारे पास फिलहाल जिसमें यहाँ पे नेट इनकम हमें गिवन थी ये वाली 4,340 रुपए की, सॉरी डॉलर्स की, तो ये हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास यहाँ पे गिवन है 14,000, ये हमारे पास ये डेप्रिसिएशन गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस में दी हुई है। अब कुछ थोड़ी सी गलती ये है कि हम क्योंकि अगर हम इसको रियल वे में सॉल्व करें तो जस्ट फॉर द योर इन्फॉर्मेशन के हम इसको कैसे सॉल्व करते होते हैं, जो आपके करंट एसेट्स होते हैं वो हमेशा आपके माइनस होते हैं इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और जो करंट लायबिलिटीज होती हैं, अगर उसमें इंक्रीज आता है तो वो आप उसको इंक्रीज करते हो, अगर उसमें डिक्रीज आता है तो आप उसको डिक्रीज करते हो। वेयर करंट एसेट में अगर इंक्रीज आता है तो आप उसका रिवर्स करते हो, ठीक है। रिवर्स करने का मतलब है अगर करंट एसेट में इंक्रीज आया तो आप उसको डिक्रीज करते हो। सिमिलरली जो आपके जो नॉन कैश एक्सपेंस हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया या फिर प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये सारे एक्सपेंस आपके हमेशा प्लस पॉजिटिव होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। ये एक होती है इसमें बात ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती ये हुई है कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन जो हमें सोल्व करवाया गया उसमें हमें डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया है, ठीक है। अगर हम उसको ऐसे एज ए लेके चलें, डेप्रिसिएशन हमें ये दिया हुआ था 14,000, जो जो हमें गिवन था हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है माइनस में है, ये लिख दिया। देन उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास ये गिवन है, इसमें जो चेंज आ रहा था वो नेगेटिव में था, हमने उसको एज इट इज लिख दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास लिखी हुई है 400 की, ठीक है, सॉरी 700 की, तो हमने 700 एज इट इज लिख दिया। जस्ट ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको जो भी वैल्यूज दी होंगी डिक्रीज इंक्रीज में आपने जस्ट उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री आ जाएगी, इन्वेंट्री में आपके पास 2500 लिखा हुआ है, ये इन्वेंट्री है, यहाँ पे 2500 लिखा है, जो आपका जो भी वैल्यू होगी आपने एज इट इज लिख देनी है। पे अकाउंट पेएबल है, अगर सैलरीज पेएबल है, ठीक है। अब अकाउंट पेएबल हमारा नेगेटिव 1800 है, ठीक है। तो अकाउंट पेएबल अगर हम देखते हैं लायबिलिटीज के अंदर, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा करंट एसेट है, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है, ठीक है। ये हमारा करंट एसेट आता है इसमें और करंट लायबिलिटी आता है इसमें। तो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास अकाउंट पेएबल है, सैलरीज पेएबल है, नोट पेएबल है। इसको हमने सब एड लेस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है -$7,100। तो हमने जब इसमें से माइनस करते तो हमारे पास माइनस करने के बाद हमारे पास -$2,760 नेट कैश फ्लो बचता है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन मैंने क्या था कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिक्स रिजल्ट आते हैं कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है कहीं पे वो हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी इधर शो होती है। चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर गिवन ही सिर्फ हमारे पास गेन है, तो गेन को ही हम चूज करेंगे। अब यहाँ पे जो गेन है उसका उसमें जैसा ये एडिशन ये है, गेन ऑन लैंड। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पे लैंड में हमारी जो वैल्यू हुई है वो इंक्रीज हुई है 10,000 से, और अगर हम यहाँ पे अपने इनकम स्टेटमेंट में देखें तो वहाँ पे हमारे पास 4,800 का गेन हो रहा है।
तो हमारी जो टोटल वैल्यू होगी वो 10,000 प्लस 4,800 हमारी, जब हम उसको ऐड करेंगे तो टोटल जो हमारा इंक्रीज हुआ है अपनी गेन लैंड पे वो 14,800 का हुआ है। वो हमने एज इट इज लिख दिया। प्लांट एसेट्स हमारे पास ये लिखे हुए 60,000 के, वो भी हमने एज इट इज लिख दिया। दोनों को ऐड किया, इसको हम सम अप किया तो हमारे पास आ जाता है कि जो -2,760 था, इसमें हमने इसको ऐड करना है 7,400 में, ठीक है, 74,800 में। तो हमारे पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, जो कि है हमारे पास 72,014, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट हमारे पास रहता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि है हमारे पास, जो कि जहाँ से भी हमारे पास फाइनेंसिंग आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इक्विटी सेक्शन में, तो जो भी इक्विटी सेक्शन में हमारे पास मौजूद होगा वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। कॉमन स्टॉक है, ठीक है, और रिटेन अर्निंग जो है यहाँ पे हमारे पास आ रही है 65,000 का हमारा कॉमन स्टॉक है। रिटेन अर्निंग 3900 की है, एज इट इज लिखा, ऐड किया, देन उसमें से हमने क्या किया 72,000 में हमने ऐड कर दिया 68,000 को, ठीक है, 900 को। तो हमारे पास आगे टोटल नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट इज 1,40,940। क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड से हम कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमने करना है इनडायरेक्ट मेथड से है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज हम अगर हम देखें नेट कैश फ्लो में, तो ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ कैश 2017 का कैश दिया हुआ उसने हमें, दैट इज 24,300, ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट हमने 2017 की वैल्यू लिख दी है, जो कि हमारे पास कैश बैलेंस था 2017 में, ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2017 वो था 24,300। तो हमने जस्ट क्या किया, नेट कैश फ्लो को इसमें से माइनस ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा ऑफ 2018, ठीक है, और ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो इसको अगर हम रियलिटी में अगर देखा जाए, रियलिटी में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि जहाँ पे हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस किया है, वहाँ पे हमने प्लस करना था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको ये क्वेश्चंस का एक दिखाते हैं कि रियलिटी में कैसे सॉल्व हुआ हुआ ये उसका सेम क्वेश्चन है। ये देख लें आप, 77,500 आपका टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी 77,500 इक्विटी है। तो ये वही सेम क्वेश्चन ही है, उसका सेम क्वेश्चन का एक सोल्यूशन है। तो इसमें अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन जो है 14,400 इसमें ऐड हुई है, जबकि हमने वहां पे माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है कि नॉन कैश एक्सपेंस है, वो हमेशा प्लस होता है। यहाँ पे उन्होंने गेन ऑफ ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट भी दिया हुआ है, वो क्वेश्चन की एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर गिवन थी, वो उन्होंने उसके हिसाब से उसमें ऐड किया हुआ है। अगर हम देखें अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास डिक्रीज हुए थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें अकाउंट रिसीवेबल, अगर हम देखें ये हमारे पास 4500 के डिक्रीज होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, करंट एसेट जब हमारा इंक्रीज होता है हम उसको डिक्रीज करते हैं। चूंकि ये -4500 था, तो जब हम इसको डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अभी माइनस हो रहा है ना, तो माइनस के होने के इसका हम रिवर्स कर देंगे, तो 4500 हम इसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम उन्होंने 4500 प्लस किया, प्रीपेड इंश्योरेंस को उन्होंने माइनस किया, हालांकि हमने यहाँ पे इसको प्लस किया था प्रीपेड इंश्योरेंस को। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास 700 है, क्योंकि हमारा ये करंट एसेट है, तो करंट एसेट हमेशा हम रिवर्स में करते होते हैं, जो हमारा अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसको नेगेटिव में करेंगे। तो इसी तरह इसको सोल्व करना है। ये इसका अगर आप, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बीच में से और उसको समझ लें। तो बाकी जिस तरह सर ने करवाया होगा उसी तरह सोल्व करें फिलहाल। और सर से मैं पूछूंगा कि किस तरह करना है, तो अगर ऐसे ही सोल्व करना तो जैसे सर ने सोल्व कराया आपने वैसे ही सोल्व करना।